इस टॉपिक के साथ तो कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोगों का स्टार्ट होने जा रहा है। एल्डिहाइड्स कीटोन्स का एक पार्ट है, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है। ध्यान से देखोगे इसके ऊपर कंसेप्चुअल तो मिलेंगे ही मिलेंगे, कंसेप्चुअल इसके ऊपर मिलते हैं। एक और चीज़ है, जो लोग नए इस चैनल पे जुड़े हुए हैं तो ये याद रखो, प्लेलिस्ट पे जाके हेलो एल्केन्स हेलो अरेन्स कंप्लीट है, इधर देखो एल्डिहाइड्स कीटोन्स का 3 पार्ट आ चुके हैं, ऊपर देखो, और इधर की ओर देखो तो तुम्हें अल्कोहल्स फिनॉल्स इथर्स भी आ चुका है। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। परेशान हो जाओगे कि ऑर्गेनिक कैसे सीखें, ऑर्गेनिक कैसे सीखें। अरे सर ऑर्गेनिक की बात ना करिए, ऑर्गेनिक तो मतलब हमसे हो ही नहीं पा रहा। अरे क्या बेवकूफ़ी है, ऑर्गेनिक तो आसान है, तुम्हें बस धीरे 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 पढ़ना है। ये ना सोचो कि 1-2 दिन में हो जाएगा, 3 दिन में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ने से पहले आप पता है, कार्बोक्सिलिक एसिड एक सिंपल सी चीज़ याद रखो, हेलो एल्केन्स पढ़ लोगे या हेलो अरीन्स एक साथ पढ़ोगे तो अल्कोहल्स लगभग 20% कंप्लीट होगा। अल्कोहल्स कीटोन्स और अल्कोहल फिनॉल्स इथर्स पढ़ लोगे, एल्डिहाइड्स ऑलमोस्ट 50% कंप्लीट हो जाएगा। एल्डिहाइड्स कीटोन्स पढ़ लोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ लोगे तो तुम पाओगे बाकी सारी चीज़ें आसान होना शुरू हो जाएंगी। एल्डिहाइड्स कीटोन्स वैसे भी सबसे ज़्यादा टॉपिक वाला है, तो इतना ध्यान रखो। बाकी ऑलरेडी बता रखा है, जिन लोगों को भी ऑनलाइन क्लास लेनी है ना, वो नीचे की ओर नंबर्स चल रहे हैं, वो लोग ज़रूर कांटेक्ट कर लेना। नीट वाले स्पेशली जो बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग नीट के लिए और जेई के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, वो नीचे की ओर नंबर्स चल रहे हैं। अगर प्रॉब्लम हो रही है, अगर लग रहा है खुद नहीं कर पा रहे हो, तो अरेंजमेंट है नीचे की ओर, जो भी नंबर्स चल रहे हैं उन पर कॉल कर सकते हो, उसमें तुम्हारी हेल्प हो जाएगी पूरी तरह से। अगर बिल्कुल भी नहीं तैयार किया तब भी कॉल कर सकते हो, उसमें भी हेल्प होगी। तो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक चलने जा रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम, चलो इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और याद रखो, पता है ना तुम लोगों को, ज़िंदगी अच्छी एक चैनल है जिसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जिन लोगों का कम होता है, एंग्जाइटी या डिप्रेशन के लोग होते हैं, उनके लिए बढ़िया सा मटेरियल है, ज़रूर देखो ज़िंदगी अच्छी। कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में स्टार्ट करते हैं। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। देखो पिछले लेक्चर्स में एल्डिहाइड्स कीटोन्स में हम लोगों ने एक चीज़ समझी हुई है, वो ये है कि एल्डिहाइड का मतलब होता है C डबल बॉन्ड O ग्रुप, एक तरफ R ग्रुप लगा दो, एक तरफ H ग्रुप लगा दो, ये एल्डिहाइड होता है, ठीक है। और ये भी पता है कि इस ग्रुप को हम लोग कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप, याद है ना, पिछले एल्डिहाइड्स कीटोन्स में पढ़ा है। अब ये बताओ, कार्बोनिल ग्रुप है और एसिड ग्रुप में हम लोग क्या करते हैं, R C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे लगाते हैं OH। ज़रा ध्यान से देखो, क्या इस ग्रुप में C डबल बॉन्ड O है तो कार्बोनिल, और OH ग्रुप को हम क्या कहते हैं, अल्कोहल। और इसका जो सफिक्स की तरह यूज़ करते हैं, मतलब इसको इस तरह से यूज़ करते हैं, ये मेन हमारा पार्ट नहीं होता, मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, तो हम इसे किस तरह से यूज़ करते हैं, हाइड्रोक्सिल की तरह। तो याद रखो, इसीलिए इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। किसको कहते हैं, इस ग्रुप को कहते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो याद रखो, बड़ा सिंपल सा ये पार्ट है, इसी को एसिड भी बोला जाता है, ओइक एसिड, अभी आगे चल के आ रहे होंगे। तो देखो, शुरुआत में क्या हुआ कि जो हमें एसिड्स मिल रहे थे, पहले तो ये IUPAC नेम था नहीं, तो जितने भी नाम आते थे वो ज़्यादातर या तो किसी एनिमल से मिल जाते थे, ऑर्गेनिक प्लांट्स वगैरह से मिल जाते थे। तो उस टाइम पे जो नाम दिए गए वो आज भी मशहूर हैं। उनमें से कुछ याद रखो, जैसे फॉर्मिक एसिड के बारे में सुना होगा, है ना। फॉर्मिक एसिड एक होता है, फॉर्मिक एसिड, एक कार्बन का एसिड को हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड। तो उसका अगर फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला देखो तो ये होता है फॉर्मिक एसिड। ये मिल रहा था, लाल चींटी होती है ना, उनमें ये पाया जाता था। एक और इसी तरह से एसिटिक एसिड के बारे में भी सुना होगा, CH3 C डबल बॉन्ड OOH। ये क्या होता है, एसिटिक एसिड, बड़ा इंपॉर्टेंट। सिरका जो होता है, सिरका, विनेगर, उसमें ये चीज़ मिलती है, एसिटम का मतलब होता है सिरका, तो सिरके से मिल रहा था। इसी तरह से तुम देखो तो बटर, रैंसिड बटर, जो बटर होता है ना, उसमें भी जो एसिड मिलता है ब्यूटाइरिक एसिड, तो वो भी बटर से आया है। तो ये कुछ नाम ऐसे थे जो कहाँ से आ रहे थे, ये पुराने जो भी कंपाउंड्स थे उन्हीं के बेसिस पे नाम दे दिए जा रहे थे। फिर बाद में IUPAC नेम आया। IUPAC ने क्या कहा कि नहीं भाई, IUPAC के नाम के हिसाब से हम लोगों को अलग तरह से काम करना पड़ेगा। IUPAC ने कहा कि ना, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसा करते हैं, इस ग्रुप को नाम देते हैं ओइक एसिड का। जहाँ पे ये ग्रुप आएगा उसको हम कह देंगे क्या, ओइक एसिड। अब ओइक एसिड के बारे में सुनो, कौन सा ग्रुप है, एसिड, ओइक एसिड। तो जैसे मान लो एग्जाम्पल की तरह अगर देते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OOH, तो क्या नाम हो गया इसका। देखो साफ साफ हमें दिख रहा है 2 कार्बन है इस चेन में, 2 कार्बन है, एथ एन, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखो इस चेन में कहीं डबल बॉन्ड नहीं,
ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज़ करते हैं, एन, एथ एन, और ये फंक्शनल ग्रुप लगा इसलिए नाम क्या देते हो, एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। है सिंपल कि नहीं। अब यहीं पे अगर तुम इसको और चेंज कर लो, जैसे मान लो हम लोगों ने एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH। तो इसका नाम भी देखो, यहाँ पे कितने कार्बन दिख रहे हैं, 3, इसलिए नाम क्या हो गया इसका, प्रोपेनोइक एसिड। बिल्कुल सही, प्रोप, क्योंकि 3 कार्बन है, प्रोपेनोइक एसिड। कितना सिंपल है भाई, कितना सिंपल है, इससे ज़्यादा सिंपल क्या लोगे। अब अच्छा एक चीज़ देखो, अगर मेन फंक्शनल ग्रुप हमारा COH ग्रुप है तो ऑटोमेटिकली कई बार हमारे पास कौन से ग्रुप्स भी आ जाते हैं, वो ग्रुप्स भी आते हैं जिसमें क्या लगा होता है, कुछ फालतू की चीज़ें भी होती है। जैसे एग्जाम्पल देखो, एक मान लो अगर हमने एग्जाम्पल ये ले लिया CH3 CH, अब यहाँ पे OH लगा दिया, और ये पता है हमें कि ये ग्रुप बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वैसे इसका नाम 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, क्यों, क्योंकि 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, ये दोनों में से ये पावरफुल है, ये वीक है, तो वीक वाले को हम एज अ सब्सटीट्यूएंट डील करते हैं, मतलब फालतू की चीज़। सब्सटीट्यूएंट का मतलब फालतू की चीज़। तो ये हमारे पास जो हो गया, ये सेकेंड पोजीशन पे लगा है, तो इसको हम दे देंगे 2, नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे 1 2, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। कितना सिंपल है, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चंस हैं ये, तो ये ध्यान रखना, ये पूछे हुए हैं। सेकंड देखो, एक और एग्जांपल यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे ये लिख दें CH3, यहाँ पे Br लिख दे रहे हैं, यहाँ पे हम CH2 लिख देते हैं, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH लिख देते हैं, तो फिर से नाम क्या हो गया, चेन की कार्बनिंग देखो 4 कार्बन आ रहा है, इसका मतलब ब्यूटेनोइक एसिड तो होगा, लेकिन सब्सटीट्यूएंट की पोजीशन 1 2 3, 3 ब्रोमो ब्यूटेनोइक एसिड, 3 ब्रोमो ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। अब जरा एक चीज़ बताओ, ये हो गया सिंपल सा नाम। अब जरा देखो, अगर मान लो इस तरह का कोई कंपाउंड दे दें, जैसे हमारे पास मान लो ये लिखा है COOH लिखा है, COOH लिखा है, मतलब ये कनेक्शन कार्बन से है, सॉरी। अब देखो इस कंपाउंड में 2 COH ग्रुप आ रहे हैं, 2 COH ग्रुप हैं, इसका तो इस ग्रुप में 2 COH ग्रुप आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, इस ग्रुप को हम नाम क्या दें, इस ग्रुप को हम नाम दे सकते हैं, सॉरी, अब 2 COH ग्रुप का मतलब क्या है, डाइओइक एसिड, तो इसका नाम क्या होगा, वैसे इसका कॉमन नेम होता है क्या, मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड, इसका जो सिंपल सा नाम है मेलोनिक एसिड। लेकिन इसका IUPAC नेम अगर हम देखें तो चेन में कार्बन को स्ट्रेट कर दो चेन, तो तुम्हें दिखेगा ये सब एक चेन में ही आए जा रहे हैं, तो 3 कार्बन की चेन हो गई, प्रोपेन डाइओइक, ओइक, डाई का मतलब 2 यहाँ पे लगे हैं, डाइओइक एसिड हो गया। तो 2 3 भी हो सकता है। अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे आता है जो ज़रूर से ज़रूर देखना पड़ेगा, उसमें क्या होता है कि अगर मान लो जैसे चेन में ये स्पेशल केस बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट केस बनेगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे मान लो एक कंपाउंड आ गया हमारे पास CH2 COOH CH और यहाँ पे CH2 COOH। अब ज़रा देखो यहाँ पे 3 COH ग्रुप, इससे पहले एल्डिहाइड में भी ये फंक्शनल ग्रुप आया था, मतलब ऐसा ग्रुप आया था, तो यहाँ पे देखो 3 सिमिलर ग्रुप, तो अगर हम नंबरिंग करें भी तो 1 2 3 4 5, ये 2 कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप के हैं वो तो इंक्लूड हो रहे हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम शुरू हो रही, ये तीनों बराबर हैं, तो इनको इक्वल पोजीशनिंग देनी पड़ेगी, इक्वल नेमिंग देनी पड़ेगी, मतलब सिग्निफिकेंस, ये तीनों ही बराबर हैं। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इस चेन को केवल कंसिडर करेंगे। जब हम इस चेन को कंसिडर करेंगे तो हमारे पास प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रोपेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, सिंपल, सॉरी 1 2 3 ज़रूर लिखना है, यहाँ पे लिख दो 1 2 3 प्रोपेन 1 2 3, और हाइफन तो लगाना ही है। खैर, तो ये तुम्हारे पास कुछ स्ट्रॉन्ग कंपाउंड्स हैं जिनके बारे में याद रखना पड़ेगा। इसमें एक और एग्जांपल तुम देख सकते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक ग्रुप्स में से एक है, इसको कहते हैं बेंजोइक एसिड टुगेदर, मतलब एक साथ जब देखोगे तो इसको कहेंगे बेंजोइक एसिड। अब यहाँ पे मान लो NO2 लगा हुआ है, तो मेन फंक्शनल ग्रुप तो हमारा COH है ना,
ये पहली पोजीशन हो गई बेंजीन की रिंग की। सेकंड, थर्ड पे नाइट्रो लगा, इसका मतलब 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। कितना सिंपल है, कुछ भी लगा लो तो तुम्हारे पास इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मिलेंगे, बहुत ज़्यादा ही होते हैं क्वेश्चंस, और इसकी फ्रेमवर्क बड़ा आसान होता है। तो जो लोग, खैर ऑनलाइन क्लासेस जितना यूट्यूब पे पॉसिबल है वो तो मैं दे पा रहा हूँ, लेकिन जिन लोगों को भी ऑनलाइन क्लासेस लेनी हो वो ज़रूर से ज़रूर, नीचे नंबर्स चल रहे हैं उन पे कांटेक्ट ज़रूर कर लेना। अगर प्रॉब्लम बनी हुई है तो बोर्ड्स नज़दीक आने वाले हैं, ध्यान रखना बोर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ज़रा इनके बारे में कुछ बात करते हैं। सबसे बड़ी बात है प्रिपरेशन। अब प्रिपरेशन के ऊपर क्वेश्चंस मिले हुए हैं, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में क्या देखना है, कहाँ से बन सकते हैं, ओइक एसिड कहाँ से बनता है। ओइक एसिड जो बनता है वो कहाँ से बनता है, याद करो तो अल्कोहल्स में, एक जगह पे अल्कोहल ज़रूर पढ़ लो, अल्कोहल्स में ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल से बनता है। तो पहला स्टेप क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। लेकिन क्या हर एक अल्कोहल से बनेगा, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इंपॉर्टेंट है भाई, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऑक्सीडेशन किसका, सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल का, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल का। तो ये हमने ऑलरेडी फिनॉल्स, अल्कोहल, फिनॉल्स, इथर्स में ऑक्सीडेशन जहाँ दिया हुआ है वहाँ पढ़ाया है, KMnO4, K2Cr2O7, क्रोमिक एसिड। एक और एग्जाम्पल जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है क्रोमियम ट्राईऑक्साइड प्लस H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। ये रिएजेंट यूज़ होता है प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट कराने के लिए। जैसे मान लो हमारे पास लिखा है CH3CH2OH, तो एक तरह का ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है। अगर ये रिएजेंट यूज़ कर लिया, ऐसे कहते हैं जोन्स रिएजेंट। क्या कहते हैं, जोन्स रिएजेंट। इसका काम ही यही होता है कि ये अल्कोहल को, जितने कार्बन दिख रहे हैं, 2 कार्बन दिख रहे हैं, 2 कार्बन का एसिड बना दो, CH3C+OH। हाइड्रोलिसिस बाद में कराई जाती है। तो ये याद रखो, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, प्राइमरी अल्कोहल से एसिड बन सकते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना कि सेकेंडरी अल्कोहल अगर जहाँ दिख जाएगा वहाँ पे ऑक्सीडेशन के बाद क्या बनेगा, कीटोन। तो ये ध्यान में रखो। एक और तरीका होता है इसको बनाने का, सेकंड जो मेथड है इसको बनाने का, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और ऑलरेडी पढ़ चुके हो, एल्डिहाइड कीटोन्स के लास्ट पार्ट में जाके देखना। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी एल्डिहाइड कीटोन से एसिड्स बना सकते हैं, जैसे टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग्स रिएजेंट, ये लिखा हुआ है याद रखना। तो टॉलेंस और फेलिंग्स भी एक तरह का रोल प्ले करते हैं, टॉलेंस एंड फेलिंग्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, अगर याद कर लोगे तो कन्वर्जन में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। थर्ड एक ऑप्शन आ रहा है, अब बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। ये क्वेश्चन जनरली, एक क्वेश्चन पहले देख लो, ये पूछा गया था कि ये कंपाउंड है हमारे पास ज़ाइलीन, पूछा जाता है इसमें हमने KOH डाल दिया और बेसिक मीडियम में, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब लोग समझ ही नहीं पाए इस चीज़ को। क्यों नहीं समझ पाए, उसका रीज़न बताने जा रहे हैं, उसको ध्यान से देखना क्यों इसको, इसमें प्रॉब्लम आ रही थी। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, खास करके 5 नंबर के क्वेश्चंस जो आते हैं उनमें भी ये चीज़ यूज़ होती है, इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट बन जाता है। ध्यान से देखो, ऐसा है कि जो एल्काइल चेन्स होती हैं, अगर वो एरोमेटिक चेन से जुड़ी हुई हैं, एरोमेटिक कंपाउंड से एलिफेटिक चेन जुड़ी हुई है, जैसे मान लो CH2 CH3 जुड़ा हुआ है, तो केवल उस कार्बन पे गौर करो जो बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा है। मतलब ये कार्बन, जो कार्बन बेंजीन से जुड़ा होगा, अल्कोहलिक KOH, वैसे एसिडिक मीडियम में भी यूज़ कर सकते हो इसको, KMnO4 था, अगर वहाँ पे गलती हुई है तो कोई बात नहीं। बेसिक मीडियम में KMnO4 का यूज़ करो, एसिडिक भी कर सकते हो लेकिन बेसिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक का यूज़ करोगे तो बड़ी ही स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है, उस चीज़ को समझ लेना। क्या होने वाला है, जो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है बेंजीन से या रिंग से, उसको छोड़ के ये यहाँ से बॉन्ड रप्चर केवल, यानी कि सीधी बात याद रखो, जो कार्बन डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, COOK, मतलब सॉल्ट ऑफ एसिड में, सॉल्ट ऑफ एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। रीज़न ये है, सॉल्ट इसलिए बना क्योंकि हम यहाँ पे बेस लेकर चल रहे हैं, पोटेशियम भी है, तो यहाँ पे इसको फर्दर हाइड्रोलिसिस कर दिया जाता है H3O+ एसिडिक, एसिड का मतलब यही होता है। तो क्या कन्वर्ट हो जाता है एसिड में,
तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, ध्यान रखना। और तुम्हें एक चीज़ और क्वेश्चन, सर ये सेकंड वाला कार्बन कहाँ गया? भैया ये ब्रेक कर गया, ये अलग टूट गया, यहाँ से रप्चरिंग हुई है, बॉन्ड ही टूट गया। इसी तरह से एग्जाम्पल अगर देखना है तो एक और एग्जाम्पल उठा लो। एक चीज़ बस ध्यान रखना कि ये केवल उसी कार्बन को ऑक्सीडाइज कर पाएगा जिसके पास मिनिमम एक हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। मतलब जो कार्बन बेंजीन से जुड़ा है उसके पास मिनिमम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। जैसे इस कार्बन को भी देखो तो ये कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाएगा अगर यहाँ पे देखो इसमें KOH KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। तो ये सिर्फ ये कार्बन जो डायरेक्टली अटैच्ड है बेंजीन से, केवल उसकी बात करना, तो वो कन्वर्ट होने वाला है किसमें? COOK। फिर से पोटेशियम सॉल्ट बन रहा है जिसकी हाइड्रोलिसिस फर्दर होगी। हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये बन जाएगा। और जो क्वेश्चन अभी दिया था इससे पहले वो ये था कि अगर मान लो हमने इस कंपाउंड को ले रखा है CH3 तो सर क्या होगा? ये दोनों ही कार्बन किस में कन्वर्ट होंगे? ओइक एसिड में। एक नहीं, दोनों। तो अगर KMnO4 एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये ध्यान रखो। तो बेस और ये ले रखे हैं तो इससे हमें मिल गया, और ये कंपाउंड बनता है, बहुत ही मशहूर कंपाउंड है। इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस करा दी जाएगी। तो हाइड्रोलिसिस कराने के बाद हमें मिलेगा, अगर बेंजीन से दो COH ग्रुप एक साथ जुड़े हैं उसको कहते हैं थैलिक एसिड। तो हमारे पास मिल गया थैलिक एसिड, COOH और COOH। तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि ये कन्वर्जन्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ में कई चीज़ों के लिए भी इंपॉर्टेंट ये माना जाता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आ रहे हैं जो और भी थोड़ा सा बढ़िया पार्ट बनता है, क्योंकि प्रिपरेशन की बात हो रही। याद करो साइनाइड्स के बारे में, अगर एल्डिहाइड्स कीटोन्स पढ़ा होगा तो साइनाइड्स के बारे में एक चीज़ बताई थी। साइनाइड्स की, जैसे मान लें हम लोग फ्रॉम साइनाइड्स हम लोग देखने जा रहे हैं, फ्रॉम साइनाइड्स। अब साइनाइड्स ही नहीं पता तो अलग बात है, साइनाइड्स ही नहीं पता तो अलग बात है। तो साइनाइड से क्या करते हैं, कोई भी साइनाइड आप ले लो, उसमें दो तरीके से साइनाइड की हाइड्रोलिसिस होती है, दो तरह से, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस अगर हम कराते हैं तो डाइल्यूट HCl प्रेजेंस, जो एसिडिक कह सकते हो हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो H2O साथ में HCl यूज़ कर सकते हैं। एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, लेकिन होना क्या चाहिए? डाइल्यूट NaOH। तो डाइल्यूट दोनों केसेस में हम लेकर चल रहे हैं, डाइल्यूट HCl या तो ये कन्वर्ट किस में कराएगा? ये कन्वर्ट करा देता है साइनाइड को OH में। इंपॉर्टेंट है ये, इसको बोला जाता है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। और ये कहाँ पे हुआ है? हेलो एल्केन्स में अगर पढ़ोगे तो वहाँ पे ये चीज़ें मिल जाएंगी। साइनाइड की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, साइनाइड की पार्शियल हाइड्रोलिसिस जब करवाई जाती है तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंपाउंड बनता है जो हम लोगों के लिए फर्दर जो हम लोग कन्वर्जन्स होते हैं उसमें यूज़ होता है। अगर कॉन्सेंट्रेटेड HCl ले लेंगे तो अब गौर से देखो, सिर्फ यहाँ पे पार्शियल हाइड्रोलिसिस में हम क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं डाइल्यूशन का, साथ में या फिर और अल्कलाइन परऑक्साइड भी ले सकते हो आप। तो ये साइनाइड को कन्वर्ट करता है। इस ग्रुप का नाम सबने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो महाराज आप धन्य हैं, अमाइड ग्रुप। अमाइड ग्रुप, वैसे ये रिएक्शन डायरेक्टली हमने दिखा दी है, ऐसा होता नहीं है, डायरेक्टली नहीं, आपको कन्वर्जन के लिए ध्यान रखना। तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे एसिड मिल रहा है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस पे अमाइड, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा कन्वर्जन्स में। तो कन्वर्जन सीखना है ना, कन्वर्जन सीखना है तो ऐसी चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनको ध्यान में रखना पड़ता है। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, इसका एग्जाम्पल एक और देख सकते हैं। जैसे मान लो हम लोगों ने अमाइड ले लिया, अब इसको कहते हैं बेंजामाइड। ये ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप होता है, आने वाले टाइम पे रोल प्ले करेगा। तो अभी देख रहे हैं हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे, इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस पे, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, जिसे कहते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस पे हमें अमाइड मिल रहा है। अमाइड को अगर फर्दर हाइड्रोलाइज करा दें, जैसे एसिड की प्रेजेंस में, एसिड थोड़ा सा कैटलाइज कर देता है एसिडिक, और हीट कर दें तो हमें यहाँ पे पता है क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा यहाँ पे बेंजोइक एसिड, और साथ में अमोनिया वो किनारे हो जाएगी, वो गैस है अलग हो गई। तो ये दो तीन चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। तो साइनाइड से हमने देख लिया कैसे बन सकता है।
एक और तरीका है जिसे हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो सबको पता होगा, अगर नहीं पता है भाई साहब ऊपर की ओर लिंक दिए दे रहा हूँ, पढ़ लो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑर्गेनिक का बादशाह बोला जाता है। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आता है ना, बहुत कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, लेकिन ये बड़ी अलग टाइप की रिएक्शन है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस में यूज़ होता है? वैसे तो हम लोगों ने बात की है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में बहुत अच्छी तरह से काम करता है, और यही देखने जा रहे हो। मान लो हमने ले लिया CH3, और ये क्वेश्चन इसी तरह से पूछा गया है, CH3 MgBr, और यहाँ पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। तो कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली लीनियर स्ट्रक्चर होता है, मैं बनाना इधर की ओर बनाना पड़ेगा, तो आप समझ लो क्योंकि हमें समझाना है इस चीज़ को। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टूटेगा CH3 माइनस में, और ये टूटेगा MgBr प्लस में। ये चीज़ें अगर नहीं पता हैं तो आप पढ़ो ज़रूर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ऑक्सीजन की तरफ बॉन्ड शिफ्ट होगा कि नहीं? अरे शिफ्ट होगा ऑक्सीजन की तरफ। क्यों होगा? क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। आसान है, अब नेगेटिव पॉजिटिव नहीं कर सकते हो, यहाँ से इसको जोड़ दो, यहाँ से इसको जोड़ दो, तो ये हमारे पास जो चीज़ आई YCH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O माइनस था जो MgBr के साथ इस तरह से सॉल्ट फॉर्म में है। क्या करवा दें? सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस करवा दी जाती है। तो यहाँ पे H2O का मतलब क्या है? H प्लस OH माइनस, वो H प्लस यहाँ जुड़ जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, OH तो बन ही गया, साथ में बन गया हमारे पास MgOH-Br। क्या देखने को मिल रहा है? देखने को हमें ये मिल रहा है कि चेन बढ़ रही है, एक कार्बन बढ़ गया। कार्बन डाइऑक्साइड इसीलिए यूज़ हुआ है, उसने एक कार्बन को बढ़ा दिया। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि कोई भी कार्बन, मान लो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा भी गया है, ध्यान से समझ लो। ये पूछा गया C6H5 MgBr को हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट किया पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस करा दी, प्रोडक्ट क्या बना? कितना आसान है यार, कितना आसान है। C6H5 माइनस के फॉर्म में टूटेगा, कार्बन से जाके जुड़ेगा, तो ये बेंजोइक एसिड नहीं बन रहा है, हाइड्रोलिसिस के बाद बेंजोइक एसिड बन जाएगा, सिंपल है। तो ये भी एक तरीका है। अब दो तरीके और होते हैं जिससे बनाया जाता है। एक तो ये है कि अमोनिया डेरिवेटिव्स, सॉरी अमोनिया एसिड डेरिवेटिव्स, ऑयल हैलाइड एनहाइड्राइड, और दूसरा ईस्टर। तो ईस्टर्स के बारे में बड़ा आसान सा, ये पहले भी हुआ है ईस्टर्स के बारे में। ईस्टर्स की खासियत क्या होती है? डीस्टेरिफिकेशन या फिर सपोनिफिकेशन के नाम से जानते हैं। जैसे फ्रॉम ईस्टर्स, चलो चेक कर लेते हैं। तो ईस्टर्स कौन से ग्रुप होते हैं भाई साहब? यही नहीं पता है? अरे सर ये तो हमें नहीं पता। तो ऐसा करते हैं, C डबल बॉन्ड O ग्रुप एक तरफ और एक तरफ OR ग्रुप, एक तरफ R ग्रुप, इसी को तो कहते हैं ईस्टर। तो ईस्टर की अगर हम हाइड्रोलिसिस करा दें, जैसे मान लो हम लेकर चले CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अब ये हमने एक ईस्टर ले लिया, ये CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, इसकी हाइड्रोलिसिस करा दी जाती है। H3O प्लस की प्रेजेंस में एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी होती है, बेसिक हाइड्रोलिसिस भी होती है। तो क्या होगा? यहाँ से ये बॉन्ड टूटता है, क्योंकि याद करो ईस्टर बना ही किससे होता है? जब भी कभी ईस्टर के बारे में सुना है ना, ईस्टर कैसे बनता है? ईस्टर अल्कोहल और एसिड, ओइक एसिड को मिला के बनता है। ओइक एसिड या अल्कोहल को दोनों को मिलाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो ये बॉन्ड टूटेगा, इस वाले बॉन्ड से जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है उससे बन गया एसिड CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, और ये बन गया इस वाले ऑक्सीजन से जो CH3 जुड़ा है उससे बन गया अल्कोहल। इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन होती है। ठीक इसी तरह से अगर इसका ही हम बेस की प्रेजेंस में, ऊपर तो हम एसिड कर रहे हैं, नीचे बेस लेकर चल रहे हैं। अब जो बहुत बड़े बड़े फैटी एसिड्स होते हैं, याद करो फैटी एसिड्स के बारे में पढ़ा है, या सोप बनाने का तरीका, तो यही तो होता है। सोप जब बनाते हैं तो बेस की प्रेजेंस में ईस्टर को तोड़ते हैं। जब ईस्टर टूटेगा तो ये बनेगा। देखो वहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंस आने वाला है, और यही डिफरेंस बोर्ड्स में पूछा जाता है कि तुम्हें आता है कि नहीं आता है। अगर यहाँ पे गड़बड़ी हो गई तो भाई प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। यहाँ पे सॉल्ट बन रहा है, सॉल्ट इसलिए बन रहा है क्योंकि ये एसिड बना था, बेस था, बेस और एसिड रिएक्ट करके सॉल्ट बना देगा, और साथ में हमारे पास अल्कोहल बन गया। तो ये सपोनिफिकेशन, सोप बनाने का तरीका, अरे पढ़ा होगा, बिल्कुल ध्यान रखो, पढ़ा होगा सपोनिफिकेशन। तो सपोनिफिकेशन का ये तरीका है, फ्रॉम ईस्टर से भी तुम बना सकते हो। फिर एक आता है ऑयल हैलाइड एनहाइड्राइड से, वो भी सिंपल सा तरीका है। क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएंगी अगर ये थोड़ा सा पॉइंट क्लियर हो जाएगा
कि एनहाइड्राइड ऑयल हलाइड्स होते क्या हैं। फ्रॉम एनहाइड्राइड्स, एनहाइड्राइड्स और ऑयल हलाइड्स से कैसे रिएक्ट कराएंगे। अब एनहाइड्राइड्स ही नहीं पता, एनहाइड्राइड्स क्या होते हैं, दो एसिड लिए जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया जाता है, उसी को एनहाइड्राइड बोलते हैं। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम ले लें CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, इससे एल्डिहाइड जब शुरुआत में करी तो उसके बारे में सारी चीज़ों के बारे में बताया था। तो यहाँ पे अगर हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो होता क्या है, ध्यान से देखो, ये एसिटिक एसिड से बना हुआ है, कुछ दिख रहा है एसिडिक है, CH3 C डबल बॉन्ड OH। आगे चल के हम देखेंगे ये बनेगा कैसे एसिड से, नेक्स्ट जो पार्ट होने वाला है उसमें ये सब चीज़ें पता चलेंगी। एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराओगे तो होगा क्या, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल बनते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O OH एक बन गया। क्यों, क्योंकि इसका H जो है इससे आगे जुड़ा, बॉन्ड टूटा, और पानी में H प्लस OH माइनस होता ही होता है ना। तो H प्लस आके एक से जुड़ा, OH माइनस दूसरे से जुड़ गया, तो बात वही आ गई कि हमारे पास दो मॉलिक्यूल निकल के आ गए। कितना सिंपल है एसिटिक एनहाइड्राइड। अब यही अगर बेस में रिएक्शन कराते तो कहानी में बहुत ट्विस्ट आता। अगर बेस के साथ रिएक्शन करा देते तो बिल्कुल कहानी डिफर हो जाती, सॉल्ट हमें मिलता उस बीच में। तो हमें दो मॉलिक्यूल इसके मिलते हैं, वो भी सॉल्ट के साथ, जो भी सॉल्ट बेस लेकर चल रहे हो उसके सॉल्ट मिलता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए हो जाते हैं, यहीं से बोर्ड चेक करता है कि कितना आता है। तो यहाँ से फिर हाइड्रोलिसिस करा दी जाती है। जब भी कभी सॉल्ट बनेगा तो समझ लो एसिडिक हाइड्रोलिसिस होनी ही होनी। CH3 C डबल बॉन्ड O और OH यहाँ बन गया और बाकी Na अलग हो जाएगा। तो एनहाइड्राइड से देख लिया। ठीक इसी तरह से ऑयल हैलाइड की रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ऑयल हैलाइड में भी इसी तरह से काम करते हैं। ऑयल हैलाइड कौन सा ग्रुप होता है, जैसे मान लो CH3 C डबल बॉन्ड O Cl लिया, ये कौन सा है, इथेनॉइल क्लोराइड, ये भी एसिड से बनता है। तो जैसे एनहाइड्राइड बन रहा है एसिड से, वैसे ही ऑयल हैलाइड बनता है, वैसे ही ईस्टर भी बनते हैं, वैसे ही अमाइड भी बनता है। आगे चल के हम लोग ये चीज़ देखेंगे। तो यहाँ से बताओ ज़रा, अगर हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस की करा दें, एसिडिक हाइड्रोलिसिस अगर हम करा देंगे इसकी, तो हमें क्या मिल जाएगा, और से देखो HCl मिलेगा और एसिड मिलेगा। तो CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस, अब एसिडिक हाइड्रोलिसिस में एक चीज़ आती है कि यहाँ से Cl जो निकल रहा है वो क्या बनाएगा। तो हम लोग इसके बारे में डिटेलिंग एक करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभी हम सिर्फ इसको ये दिखा देते हैं Cl माइनस अलग हो गया, ऐसे समझा देते हैं, या इसको हटा दो अभी ज़्यादा बेहतर है, हाइड्रोलिसिस हो रही। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है। देखो बच्चों, बहुत आसान होता है, कोई ख़ास इसमें प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग सेकेंड पार्ट में जो मूव करने जा रहे हैं उसमें हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो एनहाइड्राइड, ऑयल हैलाइड, अमाइड, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी, इसका एप्लीकेशन देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं इसके बारे में पता करेंगे। आने वाले टाइम पे बहुत सी चीज़ें आने वाली हैं, कंसेप्चुअल और IUPAC नॉमेनक्लेचर, बिल्कुल अलग से एक सीरीज़ चलने वाली है, ऑर्गेनिक को लेके प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जिन लोगों को ऑनलाइन क्लासेस लेनी है वो ज़रूर कांटेक्ट कर लो, नीचे की वो नंबर्स चल रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं और ज़िंदगी अच्छी है ज़रूर देखो। टिल देन बाय।